हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप जुड़े हुए हैं रेडिएशन एकेडमी के साथ। हम कुछ नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। बहुत सारी चीज़ें हम जो जानते हैं लेकिन उसको ये नहीं देख पाते कि यह कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है। तो उसकी जानकारी हमको स्टैटिस्टिक्स से ही मिलती है, सांख्यिकी से मिलती है। सांख्यिकी में आपके अगर सिविल, पीसीएस और आईएएस की बात किया जाए तो मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 11th और हाई स्कूल में भी ये मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं उस पिच पर पढ़ाऊँगा जिसमें आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाए, और चाहे वो मैथ्स के बच्चे हों या इकोनॉमिक्स के बच्चे हों, उनको सारी चीज़ें समझ में आए। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेडिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस उठा करके देखिए पिछले, और ये जो मैं अब वीडियोस डालने जा रहा हूँ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, सांख्यिकी करती क्या है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी का संबंध जो है ये आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों से होता है सीधा सीधा, यानी आंकड़ों का संग्रहण उनका वर्गीकरण और विश्लेषण से है। आंकड़ों का क्या करती है सांख्यिकी? संग्रहण करती है, वर्गीकरण करती है, उसका विश्लेषण करती है किसी समस्या के समझने और उसके समाधान के लिए। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये उठता है कि आखिर आंकड़े हैं क्या। अगर ये पूछा जाए कि आंकड़े क्या हैं, आंकड़े क्या हैं, तो क्या है, इसको आप डिफाइन क्या करेंगे? संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आंकड़े, व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्यों को आंकड़ों के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्यों को आंकड़ा कहते हैं। यानी कोई आर्थिक समस्या है या कोई भी हमारे सामने समस्या है, तो वो समस्या कितनी मात्रा में है, किस रूप में है, इसको हम कैसे जान सकेंगे? जब उसको हम संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे गरीबी है,
गरीबी है। तो इसको अगर हम ये कहें गरीबी है, तो गरीबी है, लेकिन हमको ये नहीं पता कितने परसेंट है या हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त करना पड़ेगा। संख्याओं के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, उसकी प्रश्नावली बनाएंगे, लोगों से इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार लेंगे, और उसके आधार पर तब फिर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत में कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब मान लीजिए कि 30% अगर वो आया सर्वे में कि 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो इन 30% लोगों को, जो कुल जनसंख्या का 30% है, उन लोगों की पहले देखेंगे। अच्छा, इसको 30% से भी अभी बहुत हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कितने लोग गरीब हैं। तो कुल जनसंख्या का अगर 30% एट ए प्रेजेंट टाइम 1,35,00,000 जनसंख्या है, एक करोड़ 35 लाख अगर जनसंख्या है, इसका 30% हमको निकालना है। तो निकालिए, अभी पता लग जाएगा। ये जीरो कट गया, अब 3 से इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया 0 0 0 0, ये आ गया। 3 5 15, 5 0 4, यानी 4,50,000 कुल जनसंख्या। अगर हमारे देश की जनसंख्या इस समय जो 1,35,00,000 है, उसका 30% अगर हम लेंगे, 30% लोग गरीब हैं, तो 4,50,000, सॉरी 40,50,000, 40,50,000 लोग गरीब हैं, बीपीएल रेखा के नीचे हैं। इन लोगों के लिए हम गवर्नमेंट या कोई भी संस्था अगर वो काम कर रही है, तो इन लोगों के लिए कौन से उपाय करें कि 40,50,000 लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर लाया जाए। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे इसके मूल में क्या है, आखिर गरीब क्यों है। गरीब इसलिए हो सकते हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादकता का निम्न स्तर होगा, औद्योगिक ढांचा पिछड़ा हुआ होगा, लोग बेरोजगार होंगे, और उत्पादन में घटिया तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो ये इसके पीछे रीज़न समझ कर निकल करके आएंगे कि लोग आखिर गरीब क्यों हैं। तो रीज़न क्या समझ करके आएंगे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ प्रति व्यक्ति उत्पादकता का निम्न स्तर है, औद्योगिक ढांचा पिछड़ा हुआ है, और घटिया तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उत्पादन में या सेवाओं में। तो इसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रयास करेगी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, प्रति व्यक्ति उत्पादकता का स्तर बढ़ाए, अच्छी तकनीक का इस्तेमाल हो, तो जो औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन है वो भी दूर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसके लिए उसके मूल में जाकर के, उसके जड़ में जाकर के हमको प्रयास करना पड़ेगा कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए। फिर इसके लिए नीतियां बनेंगी, जो हमने बताया कि अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो औद्योगिक ढांचे का पिछड़ापन है उसको दूर किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इन सबको दूर करने के लिए जो आधार तैयार किए जाते हैं, जो कदम उठाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नीतियां कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आंकड़े संख्याओं के रूप में व्यक्त किए गए आर्थिक तथ्यों को आंकड़े कहते हैं। तो संख्याओं के रूप में कैसे व्यक्त किया है, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज के पीछे जो अगर हमने ये निकाला कितनी पॉपुलेशन है 30% में से, तो 1,35,00,000 में से जब उसका 3% लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,50,000 लोग गरीब हैं। तो ये संख्याओं के रूप में व्यक्त किया गया है इस आर्थिक समस्या को या आर्थिक तथ्य को। तो क्या होते हैं, आंकड़े कहलाते हैं, और सांख्यिकी का संबंध
हमारे आंकड़ों से ही है। आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करना। तो ये सांख्यिकी करती है। अब हमें ये देखना है कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह करने के लिए, आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटरव्यू लेना होगा, सर्वे करना पड़ेगा, फील्ड में जा कर के लोगों से सूचनाएं लेनी पड़ेंगी। और सूचनाएं लेने से पहले हमको उसकी प्रश्नावली तैयार की जाएगी किस समस्या के बारे में हमको अध्ययन करना है, उस समस्या से संबंधित प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो प्रश्नावली तैयार की जाएगी। सबसे पहले प्रश्नावली तैयार करेंगे। प्रश्नावली सूचना एकत्र करने के लिए, सूचना एकत्र करने के लिए प्रश्नावली तैयार करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम सर्वे करेंगे, यानी साक्षात्कार लोगों को लेंगे। साक्षात्कार कितने तरीके से लिए जा सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, और दूसरा होगा प्रश्नावली साक्षात्कार। तीसरा होगा टेलीफोन साक्षात्कार, और चौथा होगा SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विसेज साक्षात्कार। यह SMS द्वारा साक्षात्कार इंटरव्यू जो है इस समय बहुत प्रचलित हो गया है। आप देखते होंगे पेपर में पूछा जाता है, आपके फेसबुक पर आते रहते हैं, व्हाट्सएप पर आते रहते हैं कि किस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या देश के हित के लिए कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा होगा। उसमें ABC या हाँ ना में आंसर पूछा जाता है आपसे। तो ये हो गया प्रत्यक्ष साक्षात्कार। इसमें प्रश्नावली तैयार करके जो सर्वेक्षक है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो सर्वे करने गया है फील्ड में, वो लोगों से डायरेक्ट रूबरू होकर के, डूर टू डूर जा करके प्रश्न पूछता है। कौन से प्रश्न? जो प्रश्नावली तैयार की गई है। अभी प्रश्नावली तैयार करने में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस टाइप के प्रश्न करने चाहिए, किस टाइप के प्रश्न नहीं करने चाहिए, वो अभी इसको बताते हैं। और फिर प्रश्नावली साक्षात्कार, यानी यही जो प्रश्नावली आपने तैयार किया, लोगों के पास आपने बाई पोस्ट भेज दिया और उनसे उस पर उत्तर मांगा। और टेलीफोन साक्षात्कार, आपने फ़ोन लगा दिया किसी व्यक्ति को, उससे जो संबंधित प्रश्न हैं उनसे आपने सवाल किए और उसके उत्तर जान लिए, और SMS द्वारा हमने बताया कि इसमें क्या होता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष साक्षात्कार, ये थोड़ा सा अधिक समय टाइम टेकन है, अधिक समय लेता है और खर्चीला भी है, लेकिन ये इजी होगी, ये उससे इजी होगा, ये उससे इजी होगा, आसान होगा। तो अपनी सुविधा अनुसार क्या नाम है, जो सर्वेक्षक है वो देखता है कि हमें किस टाइप के साक्षात्कार लेने चाहिए। तो इसमें अगर जनगणना करनी है तो आपको प्रत्यक्ष साक्षात्कार डायरेक्ट इंटरव्यू पर जाना होगा। अगर जनगणना से नहीं है, किसी और चीज़ के बारे में आप सर्वे कर रहे हैं, तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन जनगणना आप कर रहे हैं तो उसमें आपको जाना ही जाना है, डूर टू डूर लोगों से मिल करके उनके साक्षात्कार जानने के लिए, उनका जो है रहन सहन का स्तर जानने के लिए, और उनसे जो जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हैं, परिवार में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, ये सब जानने के लिए आपको प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना पड़ेगा। कब? जब जनगणना हो, यानी सेंसस।
अच्छा, अब प्रश्नावली तैयार करने में सावधानियां हमको क्या क्या बरतनी है? प्रश्नावली तैयार करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? पहली चीज, प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो। संख्या अधिक ना हो। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्नों की संख्या अधिक है तो उत्तरदाता थोड़ा सा निराश होता है, हताश होता है। इसलिए प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरीके से प्रश्नावली तैयार करनी है कि आप अपने मकसद की बातें कम से कम प्रश्न करके उससे जान जाएं। और दूसरी चीज, प्रश्न जो है स्पष्ट और सरल होने चाहिए। चाहिए। तीसरी चीज, आप हाँ या ना ऐसे प्रश्न मत करिए कि उत्तरदाता जो है हाँ या ना में जवाब दे करके निकल जाए और आपका मकसद हल ना हो जो आप पूछना चाह रहे, फिर आपको प्रश्न करना पड़ेगा उसके लिए। तो प्रश्नों को प्रश्नावली बहुत समझ करके तैयार की जाए। मंथन करने के बाद की जाए। और चौथा जो है, प्रश्न जो आप करें पहले सरल प्रश्न करिए उत्तरदाता से, फिर कठिन प्रश्न पे और धीरे धीरे बढ़ते जाइए। प्रश्न सरल से विशिष्ट की ओर। बढ़ना चाहिए। तो ये प्रश्नावली तैयार करने में ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो आंकड़ों के संग्रह करने का तरीका क्या है? एक तो साक्षात्कार द्वारा, और दूसरा क्या होता है, वो सैंपलिंग द्वारा, प्रतिदर्श द्वारा कुछ नमूने चुन लिए जाएं। और उसमें भी तीन श्रेणियां हैं। एक रैंडम सैंपलिंग होती है, और एक होती है रैंडम सैंपलिंग, और एक होती है चांस सैंपलिंग होती है, और दूसरी क्या होती है, मिक्स सैंपलिंग होती है। तो इस तरीके से आपको करना है कि पहली चीज तो हम ये देखना चाहिए हमको कि हमको किस तरीके के प्रश्न करने हैं। तो प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो, प्रश्न स्पष्ट और सरल होने चाहिए, प्रश्नावली मंथन करने के पश्चात तैयार की जाए, प्रश्न सरल से विशिष्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। पहले ही आप अगर कोई कठिन प्रश्न की उससे कर दे रहे हैं उत्तरदाता से तो वो होपलेस हो जाएगा, और हो सकता है कि इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार ना हो। तो जनगणना से जो संबंधित आंकड़े एकत्रित करने होंगे वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे, और उससे संबंधित जो वो है तो वो इस तरीके से प्रश्नावली साक्षात्कार द्वारा, टेलीफोन साक्षात्कार द्वारा और SMS साक्षात्कार द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो एक जो है उसके बारे में हम बता दें आप लोगों को, जो सैंपलिंग के द्वारा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सैंपलिंग के द्वारा जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं
वो आंकड़ों का संग्रहण अभी हमने क्या पढ़ा? आंकड़ों का संग्रहण किसके द्वारा? साक्षात्कार के द्वारा। और आंकड़ों का संग्रहण प्रतिदर्श द्वारा या सैंपलिंग द्वारा। प्रतिदर्श या इसी को कहते हैं सैंपलिंग। यानी इसमें क्या होता है, इसके नाम से यह स्पष्ट है कि सैंपल तैयार किए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। वो कितने तरीके का होता है प्रतिदर्श या सैंपलिंग? प्रतिदर्श सैंपलिंग तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सविचार प्रतिदर्श, यानी पर्पजिव सैंपलिंग। सविचार प्रतिदर्श या पर्पजिव, यानी कि सोच विचार करके किसी उद्देश्य से की गई सैंपलिंग या नमूना इसी को कहते हैं। प्रतिदर्श को क्या कहते हैं? नमूना कहते हैं। नमूना। और दूसरा क्या होता है? रैंडम या चांस सैंपलिंग। रैंडम या चांस सैंपलिंग या आकस्मिक नमूना। आकस्मिक प्रतिदर्श या नमूना। यानी रैंडम या चांस सैंपलिंग। रैंडम और चांस, रैंडम और चांस सैंपलिंग। सैंपलिंग। और तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड सैंपलिंग या मिश्रित प्रतिदर्श। मिश्रित प्रतिदर्श या मिक्स्ड सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग, ये तीन तरीके की होती है, तीन तरीके से तैयार किए जाते हैं। सविचार प्रदर्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ने तेल के मूल्यों में वृद्धि कर दिया और उसका क्या करना है? सर्वे करना है, उससे संबंधित आंकड़े तैयार करने हैं कि जो पेट्रोल में वृद्धि के मूल्य में वृद्धि हुई है उसका क्या प्रभाव लोगों की पॉकेट पर पड़ेगा, क्या प्रभाव लोगों के किचन पर पड़ेगा, और जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसका हमको क्या करना है? सर्वे करना है, तो उसके लिए हमको क्या करेंगे? आंकड़े एकत्र करने होंगे। तो आंकड़े करने के लिए सविचार प्रदर्शन में मान लीजिए कि किसी कॉलोनी में लोग गए, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे साथ 10 लोगों की टीम है, मैं किसी कॉलोनी में गया, उस कॉलोनी में 100 लोग हैं, 100 लोगों को हमने इकट्ठा किया, उसमें से 10 लोगों को चुन लिया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इस तरीके से 10 लोगों को हमने चुन लिया और उनसे इंटरव्यू ले लिया, उनका साक्षात्कार हमने ले लिया। तो इसको क्या कहते हैं? सविचार प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है? ये जो है
ये अध्ययनकर्ता से के विचार से उसकी सुविधा अनुसार, ये अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इसका लोगों का चयन करेगा, आसानी से हो जाएगा। और ये क्या सबसे बड़ा इसका जो होता है माइनस पॉइंट, वो ये होता है कि इसमें बहुत अच्छे निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। तो ये अध्ययनकर्ता के विचार से प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो सकता है। यह हमने यह भी नहीं जहमत उठाई कि कॉलोनी में जाए, लोगों से पूछे उस कॉलोनी या किसी भी कॉलोनी में या किसी भी शहर में 10 लोगों को हमने फ़ोन लगाया और उनका इंटरव्यू ले लिया कि भैया जो पेट्रोल के कीमत में वृद्धि हुई है उसके आपके बारे में क्या राय है, आपके किचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके पॉकेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वगैरह वगैरह इस तरीके के। और दूसरा क्या होता है आकस्मिक प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है कि उस जो कॉलोनी में 100 लोग हैं इसमें अब आपको जाना पड़ेगा। यहाँ तो आप फोन से भी अपना काम चला लेंगे, लेकिन आकस्मिक प्रत्यक्ष या रैंडम सैंपलिंग अगर आप करते हैं, चांस सैंपलिंग करते हैं, तो आपको कॉलोनी में या किसी गांव में किसी मोहल्ले में जाना पड़ेगा। और उसमें अगर 100 लोग हैं, 100 परिवार हैं, तो उसमें से 100 लोगों को आपको बुलाना पड़ेगा। इसमें से आपने क्या किया, 100 लोगों की एक पर्ची बनवाई और उस पर्ची को मिक्सअप कर दिया, एक ही में मिला दिया, उसके बाद फेंक दिया। और आपने कहा ये 2-4 लोगों से कि इसमें से 30 पर्चियां निकालिए आप। इसमें से 30 पर्ची हमने माइनस किया तो ये 70 लोग छट गए। तो ये 30 पर्ची निकाल करके हमने क्या किया, 30 लोगों को चुन लिया और उसमें उनका इंटरव्यू ले लिया। तो ये जो है इससे अच्छा तरीका होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है कि सभी लोगों को चुनने की समान संभावनाएं दी गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 100 लोगों पर्ची बनाई, उसको एक में मिक्सअप करके फेंक दिया और उसमें से कहा कि 30 पर्ची लोग निकाल लीजिए जो आपको समझ में आती है। तो इसमें जो है ये अध्ययनकर्ता के विचार से या उसके जो संबंध है उसके आधार पर इसमें लोगों का चुनाव नहीं होगा। तो इसमें सभी लोगों को चुनने की समान संभावनाएं रहती हैं। तो ये इसकी अपेक्षा बेटर रिजल्ट देगा, या ये हो सकता है। तो इसको हम बाद में बताएंगे, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। आज बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे। Subscribe now and press the bell icon.